हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स इन्फो। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8th के साइंस का चैप्टर नंबर 16 जो हम पढ़ रहे थे, लाइट प्रकाश। उसका सेकंड पार्ट है। पहले पार्ट में हमने कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट कर लिए, आपको बता दिए थे, ठीक है। और इस वीडियो में भी मैंने आपको सारे पॉइंट्स जो है हाईलाइट कर लिए हैं, जिससे आपको नोट्स बनाने में आसानी होगी। यहाँ से कई सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इंपॉर्टेंट है। चलो स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। देखो, हमारे नेत्रों की संरचना क्या है हमारे नेत्र किस प्रकार से होते हैं। देखो, हम वस्तुओं को केवल तभी देख पाते हैं जब उनसे आने वाले प्रकाश हमारे नेत्रों में प्रवेश करता है। ये सब प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बता दिया था। नेत्र हमारी सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रियों में से एक है, इसलिए इसकी संरचना तथा कार्यविधि को समझना हमारे लिए विशेष महत्व रखता है। हमारे नेत्र की आकृति लगभग गोलाकार है। नेत्र का बाहरी आवरण सफ़ेद होता है या कठोर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीज़ें आपको समझ लीजिए। पहला, तो हमारा नेत्र किस तरीके से होता है, लगभग गोलाकार होता है। कैसा होता है, लगभग गोलाकार होता है। और इसका जो बाहरी आवरण होता है वो कैसा होता है, सफ़ेद होता है, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। ये प्रयोग मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया था, ये प्रयोग किस तरीके से, ठीक है। नहीं देखा तो आप प्रीवियस वीडियो को देखिए, इसके पार्ट 1 को। चलो आगे चलते हैं। यहाँ पे देखते हैं मानव नेत्र को। पहले तो मानव नेत्र मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। ये है हमारा मानव नेत्र, ह्यूमन आई है। ये लगभग गोलाकार है। इसका जो बाहरी देखेंगे आप, बाहरी सतह कैसा है, सफ़ेद है, ठीक है। इसमें कई सारी चीज़ें होती हैं, इसमें लेंस भी होता है, कई सारे कॉर्निया होता है। इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। चलो यहाँ से पढ़ते हैं। देखो, नेत्र के आंतरिक भागों की दुर्घटना से बचाव करता है कौन सी चीज़, जो ये बाहरी आपको खोल टाइप का दिख रहा है, कॉर्निया जिसको बोलते हैं ना, वो आपकी रक्षा करता है। इसके पारदर्शी अग्रभाग को कार्निया या स्वच्छ मंडल कहते हैं। देखो, जो इसका पारदर्शी अग्रभाग होता है, पारदर्शी जो अग्रभाग होता है, इसको क्या बोलते हैं, कॉर्निया बोलते हैं, ठीक है। कॉर्निया स्वच्छ होता है। कॉर्निया के पीछे हम एक गहरे रंग की पेशियों की संरचना देखते हैं, जिसे हम परितारिका या आयरिस कहते हैं। नाम दोनों में याद रखिएगा, इंग्लिश में हिंदी में भी दोनों में पूछा जाता है। तो देखिए, कॉर्निया के पीछे न जो हम गहरे रंग की पेशियों की संरचना देखते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, परितारिका बोलते हैं, ये, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम, परितारिका या आयरिस बोलते हैं। आयरिस में एक छोटा सा द्वार होता है जिसे पुतली कहते हैं। देखो आयरिस में एक छोटा सा जो द्वार होता है यहाँ पे ना, ये परितारिका में छोटा सा द्वार होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, पुतली कहते हैं। क्या बोलते हैं, पुतली। एक छोटा सा द्वार होता है जिसे हम पुतली कहते हैं। पुतली के साइज को परितारिका से नियंत्रित करते हैं। जो पुतली की साइज होती है हमारी, वो छोटी बड़ी होती रहती है। यहाँ पे छोटा सा एक छेद होता है ना, इसको पुतली बोलते हैं, और इसकी साइज छोटी बड़ी होती रहती है। कब छोटी होती है, कब बड़ी होती है, ये मैं आपको बताता हूँ। देखो, जब आप ज़्यादा लाइट में रहोगे, यानी कि जैसे सूर्य के प्रकाश में आप बैठे हो, तो आपकी जो आँख की ये पुतली होती है ना, ये छोटी हो जाती है। क्यों? क्योंकि तब आपको बहुत कम प्रकाश की आवश्यकता होती है देखने के लिए, इसलिए छोटी हो जाती है, जिससे कम प्रकाश आपको जाए और आपको जो कहते हैं ना, आँखें को चौधियाना, तो चौधियाए ना आपकी आँखें, कम प्रकाश आए। अब जैसे आप अंधेरे कमरे में जाते हो तो तुरंत आपको कुछ दिखाई नहीं देता, क्योंकि आप अगर लाइट्स में बैठे हो, तुरंत अंधेरे कमरे में जाओ, कुछ नहीं दिखाई देता। क्यों? क्योंकि आपकी पुतली उसमें छोटी होती है। थोड़ी सेकंड में, 2 सेकंड, 4 सेकंड में, 5 सेकंड में आपकी धीरे धीरे पुतली बड़ी हो जाती है। फिर ज़्यादा प्रकाश आपकी आंखों में जाने लगता है, इसलिए आपको चीज़ें दिखाई देने लगती हैं, ठीक है। तो ज़्यादा प्रकाश में रहोगे तो पुतली छोटी हो जाएगी, और कम प्रकाश में रहोगे तो पुतली कैसी हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, क्योंकि कम प्रकाश में आपको ज़्यादा प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। ये कॉन्सेप्ट आप समझ जाइए, ठीक है। ये मैंने आपको समझा दिया। अब देखते हैं, पुतली के साइज को परितारिका से नियंत्रित किया जाता है, इसको नोट कर लेना। परितारिका नेत्र का वह भाग है जो इसका विशिष्ट रंग प्रदान करती है। तो ध्यान रखना, यहाँ से पूछाता है। तो जो आइरिस होता है, परितारिका का मतलब क्या, आइरिस। आइरिस जो होता है, नेत्र का वह भाग है जो नेत्र को विशिष्ट रंग प्रदान करता है। जब हम कहते हैं कि किसी व्यक्ति के नेत्र हरे हैं, तो वास्तव में परितारिका के रंग की ही बात करते हैं। कुछ देखो, लोगों की जो आंखें होती हैं भूरी होती हैं, कुछ लोगों की आंखें काली होती हैं, कुछ लोगों को नीली होती हैं। तो ऐसा किसके रंग के कारण होता है, तो परितारिका या आइरिस के कारण होता है। नोट कर लेना, क्वेश्चन पूछाता है कि आंखों का रंग किससे डिसाइड होता है, तो परितारिका या आइरिस से ही होता है। परितारिका नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। तो परितारिका जो है वो नियंत्रित कैसे करती है, वो जो पुतली होती है उसके साइज़ को छोटा बड़ा करती है। अगर उस पुतली की साइज़ को छोटा कर देगी परितारिका, तो कम प्रकाश आएगा। अगर उसके साइज़ को बड़ा कर देगी तो ज़्यादा प्रकाश आएगा, ठीक है। इसको ध्यान रखना, कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पुतली के पीछे एक लेंस होता है, आँख में एक लेंस होता है। ये देखो, ये लेंस कैसा होता है, ये आप देखेंगे, लेंस के बारे में पढ़ा होगा। तो ये लेंस कैसा दिख रहा है आपको, उत्तल, ठीक है, उत्तल दिख रहा है, ठीक। अब देखो ध्यान से, पुतली के पीछे एक लेंस होता है जो केंद्र पर कैसा होता है, मोटा होता है। लेंस, उत्तल लेंस कैसा होता है, केंद्र पर मोटा होता है, ठीक है। किस प्रकार का लेंस है, ये कैसा लेंस है, उत्तल लेंस, मैंने आपको बता दिया। प्रकाश को आँख के पीछे एक परत पर फोकसित करता है। देखो, ये जो है ना, देखो पहले लाइट इधर से आएगा, 1 मिनट में आपको दिखाता हूँ। देखो, लाइट इधर से आएगा, ठीक है, पुतली से होते हुए
लेंस पे पड़ेगा। अब चूंकि उत्तल लेंस है तो ये क्या करेगी, जो लाइट्स आएंगे इधर से ना उनको एक जगह पे फोकस करेगी। जब एक जगह पे उसको फोकस करेगी तभी हमें वस्तु क्या होगी, दिखाई देगी। यहाँ पे फोकस करती है। इसको क्या बोलते हैं, रेटिना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेटिना बोलते हैं। जिस पर हमारा प्रतिबिंब बनता है उसको क्या बोलते हैं, रेटिना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेटिना बोलते हैं। ठीक है। अब देखिए, एक जगह आंखों के पीछे एक परत पर फोकसित करता है जिसको रेटिना कहते हैं, मैंने आपको बता दिया। अब देखिए, इस परत को रेटिना कहते हैं या दृष्टिपटल भी कहते हैं हिंदी में, दोनों में याद रखना क्योंकि दोनों में पूछाता है। रेटिना अनेक तंत्रिका कोशिकाओं का बना होता है। रेटिना जो होता है अनेक तंत्रिका कोशिकाओं का बना होता है। ये देखो यहाँ पे जब प्रतिबिंब बनता है ना, यहाँ से सीधे इसके पीछे देखो तंत्रिका कोशिकाएं निकली हुई हैं जो सीधे माइंड को मैसेज करती हैं कि कौन सा प्रतिबिंब, कौन सी वस्तु को हम देख रहे हैं। माइंड को तुरंत यहाँ से मैसेज आता है इनसे। इनके बारे में भी बताया गया है। तंत्रिका कोशिकाएं 2 प्रकार की होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। पहला है, इसमें शंकु की तरीके कोशिकाएं, शंकु मतलब कोन होते हैं। ठीक, कोन और सिलेंडर 2 तरीके के होते हैं। कोन और रॉड की तरीके होते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। एक तो शंकु जो तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही होते हैं तथा जो शलाकाएं होती हैं ये मंद प्रकाश के लिए सुग्राही होते हैं। ठीक है। शंकु रंगों वर्णों की सूचना भी भेजते हैं, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो शंकु कोशिकाएं होती हैं वो क्या करती हैं, वर्णों यानी कि कलर्स के बारे में मैसेज भेजती है माइंड ब्रेन को। और जो दिक भेजते हैं दिक तंत्रिकाओं तथा रेटिना की संधि पर कोई, अब सुनो पहले 1 मिनट, जो शंकु कोशिकाएं थी वो क्या करती हैं, कलर्स का मैसेज भेजती हैं, कलर्स को पहचानती हैं। और जो शलाकाएं होती हैं, जो रॉड्स होती हैं, जो रॉड वाली सेल्स होती, जो कोशिकाएं होती है, ठीक है, वो क्या करती हैं, वो आपका मंद प्रकाश के लिए सुग्राही होती हैं। ठीक है, मंद प्रकाश के लिए क्या होती है, सुग्राही होती है, तो इसको याद रखना। अब देखिए, यहाँ पे एक दिक बिंदु भी होता है, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। एक पॉइंट ऐसा भी यहाँ पे होता है जिस पर कोई भी क्या होता है, प्रकाश नहीं पड़ता है। यहाँ पे लिखा ना, दिक तंत्रिकाओं तथा रेटिना की संधि पर, दिक तंत्रिकाओं तथा रेटिना की संधि पर कोई तंत्रिका कोशिका नहीं होती है। ठीक है, ऐसा होता है कि यहाँ पे कोई कोशिका जो है वो नहीं होती है। यहाँ पे लिखा ना, दिक तंत्रिकाओं तथा रेटिना की संधि पर कोई तंत्रिका कोशिका नहीं होती है। इस बिंदु को अंध बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, अंध बिंदु। जिस बिंदु पर जिस बिंदु पर, ठीक है, कोई तंत्रिका कोशिका नहीं होती है उसको हम अंध बिंदु कहते हैं। इसके अस्तित्व को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। यहाँ पे इन्होंने समझाया है। देखो ये चीज़, ये प्रयोग है। एक प्रयोग क्या है, जैसे ये है क्रॉस बना है, एक डॉट बना है। ठीक है, इसको मैं जूम कर देता हूँ, आप भी कर सकते हो वैसे ही। देखो, आप क्या करो, अपनी बाईं आँख को बंद करो। ठीक है, बाईं आँख को बंद करो और क्रॉस को देखते रहो और मोबाइल को अपने पास ले जाओ, तो एक समय के बाद आपको नहीं दिखाई देगा, क्रॉस नहीं दिखाई देगा। इसी तरीके से आप इस सर्कल वाले पे अपने दाईं आँख से देखो। ठीक है, अपनी बाईं आँख से देखो, बाईं आँख से देखो, दाईं आँख को बंद कर लो, तो मोबाइल को पास लेके आओ, फिर आपको तो कुछ देर बाद ये वाला नहीं दिखेगा। तो इसका कारण क्या है कि अंध बिंदु होता है, जहाँ पे कोई भी आपकी तंत्रिका कोशिका नहीं होती है वहाँ पे हमें कोई वस्तु नहीं दिखाई देती है। रेटिना पर बनने प्रतिबिंब का प्रभाव वस्तु को हटा लेने पर तुरंत ही समाप्त नहीं होता। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है, जैसे मान लो हमारे सामने कोई वस्तु रखी है और एकाएक से आप तुरंत उसको हटाओ, तो जैसे ही हटाओगे तुरंत, ऐसा नहीं है कि प्रतिबिंब हट जाएगा, ऐसा नहीं है। हमारे ब्रेन को मैसेज आता है, कब तक आपको वो वस्तु दिखेगी, 1/16 सेकेंड तक। बहुत कम समय के लिए होता है, 1/16 सेकेंड तक होता है। इसलिए यदि नेत्र पर प्रति सेकंड 16 या उससे अधिक दर से किसी गतिशील वस्तु के स्थिर प्रतिबिंब बने तो नेत्र को यह वस्तु चलचित्र की भांति चलती फिरती अनुभव होती है। देखिए, हम जो चलचित्र देखते हैं वास्तव में कुछ भिन्न अनेक चित्रों का उपयुक्त क्रम में पर्दे पर प्रक्षेपण किए जाते हैं। इनमें नेत्र के सामने प्रायः 24 प्रतिबिंब प्रति सेकंड यानी कि 16 प्रति सेकंड की दर से अधिक की दर से परिवर्तित होते दिखाई देते हैं। इस प्रकार हम चलचित्र देख पाते हैं। इसका मतलब है जो वीडियो वगैरह हम देखते हैं उसमें क्या होते हैं, फ़ोटोज़ होते हैं। क्या होती हैं, फ़ोटोज़ होती हैं। और ये जो फ़ोटोज़ होती हैं ना, कई सारी फ़ोटोज़ होती हैं, ऐसे कई सारी फ़ोटोज़ होती हैं और जो परिवर्तित होती हैं, मतलब एक के बाद एक जब आती हैं, इनका जो स्पीड होता है वो कितना होता है, 24 प्रतिबिंब यानी कि 24 इमेज, 24 इमेज प्रति सेकंड। एक सेकंड में 24 इमेज परिवर्तित होती है, जिसलिए हमें वो चलती हुई वीडियो के रूप में प्रतीत होती है। इसका कहने का यही मतलब है। चलो आगे चलते हैं। देखो, यहाँ पे हम देखते हैं नेत्र को बाहरी वस्तुओं के प्रवेश से सुरक्षा करने के लिए प्रकृति ने हमें पलकें प्रदान की हैं। पलकें बंद होकर अनावश्यक प्रकाश को भी नेत्रों में प्रवेश करने से रोक देती हैं। नेत्र एक ऐसा अद्भुत यंत्र है कि समान नेत्र दूर स्थित वस्तुओं के साथ साथ निकट की वस्तुओं को भी स्पष्टता से देख सकता है। ठीक है, यानी कि हम दूर तक भी देख सकते हैं, चंद्रमा तक देख सकते हैं और जो निकट की वस्तुएं हैं उनको भी हम देख सकते हैं।
ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन यहाँ से पूछाता है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है, यानी कि ऐसा तो नहीं आँख में पूरा बुक सटा लोगे तब भी दिखाई देगा, तो कितनी निकटतम दूरी तक हम स्पष्ट देख सकते हैं, तो लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। इसको याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा गया है। मनुष्य के पास रखी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, परंतु दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख नहीं पाते हैं। कुछ मनुष्य में ऐसा होता है कि निकट की वस्तुओं को देख पाते हैं लेकिन दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाते हैं। ठीक है। इसके विपरीत कुछ मनुष्य निकट की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाते हैं परंतु दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं। उचित संशोधक लेंसों का उपयोग द्वारा नेत्र की इन दृष्टि दोषों को संशोधन किया जा सकता है। देखो नेत्र में जब किसी के कोई दोष आ जाता है, जिसे हम निकट दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष कहते हैं। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट की वस्तु तो दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती, और दूर दृष्टि में क्या होता है, दूर की वस्तु दिखाई देती है, निकट की वस्तु नहीं दिखाई देती। तो इसको दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, मैं आपको यहाँ पे ट्रिक बता देता हूँ, आपको याद रखना, लाइफ टाइम आपको याद रहेगा। NADU, जैसे तमिलनाडु होता है ना, नाडु है ये। देखो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम किस लेंस का प्रयोग करते हैं, तो याद रखना अवतल लेंस का, ए से अवतल। और दूर दृष्टि को दूर करने के लिए हम किस लेंस का यूज करते हैं, यू से उत्तल। ठीक है, मैंने आपको समझा दिया कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं और दूर दृष्टि को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। इसको नोट कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ये हो गया। कभी कभी विशेष रूप से वृद्धावस्था में नेत्र दृष्टि धुंधली हो जाती है। यह नेत्र लेंस के धुंधले हो जाने के कारण होती है। ऐसा होने पर यह कहा जाता है कि नेत्र में मोतिया बिंदु विकसित हो गया। क्या हो गया, मोतिया बिंदु विकसित होता है। क्यों कारण होता है, कि जो नेत्र लेंस होता है उसके धुंधला हो जाने के कारण होता है। इस कारण दृष्टि कमजोर हो जाती है, कभी कभी अत्यधिक गंभीर रूप ले लेता है। इस दोष की चिकित्सा संभव है। अपारदर्शी लेंस को हटाकर नया कृत्रिम लेंस लगा दिया जाता है, यानी कि जो मनुष्य का लेंस होता है ना उसको चेंज कर दिया जाता है, उसमें नया लेंस लगा दिया जाता है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं नेत्रों की देखभाल हमें किस प्रकार से करनी चाहिए। तो आप सभी को जानते हैं, हमें अपने नेत्रों को धूल मिट्टी आदि से बचाना चाहिए और सूर्य तथा लेज़र लाइट जैसे शक्तिशाली प्रकाश से अपने आँखों को बचाना चाहिए। सूर्य को हमें जो है बेयर आइज से, यानी कि नग्न आँखों से नहीं देखना चाहिए। अब आगे चलते हैं, हम देखते हैं क्या आप जानते हैं। देखो जंतुओं के नेत्र विभिन्न आकृतियों के होते हैं। केकड़े के नेत्र बहुत छोटे होते हैं परंतु इनके द्वारा कीकड़ा चारों ओर देख सकता है, इसलिए यदि शत्रु पीछे से भी उसकी ओर आता है तो वह उसे पता चल जाता है। तितली के बड़े नेत्र होते हैं जो सहस्रों छोटे नेत्रों से मिलकर बने होते हैं, यानी कि बहुत सारे छोटे नेत्रों से मिलकर के बने होते हैं। ठीक है, यह केवल सामने तथा पार्श्व में ही नहीं बल्कि पीछे की ओर भी देख सकते हैं। उल्लू रात में भली भांत देख सकता है परंतु दिन में नहीं देख पाता। इसके विपरीत दिन में प्रकाश के सक्रिय पक्षी चील गरुड़ दिन में अच्छी प्रकार से देख सकते हैं लेकिन रात में ठीक से नहीं देख पाते। उल्लू के नेत्र में बड़ा कार्निया तथा बड़ी पुतली होती है ताकि नेत्र में अधिक प्रकाश प्रवेश कर सके। ये मैंने आपको बताया था ना कि जब पुतली बड़ी होगी तो अधिक प्रकाश प्रवेश करेगा। तो उल्लू का जो नेत्र होता है उसमें कॉर्निया बड़ा होता है और उसकी पुतली भी बड़ी होती है ताकि नेत्र में अधिक प्रकाश प्रवेश कर सके। इसी के साथ साथ इसके रेटिना में बड़ी संख्या में शलाकाएँ होती हैं। शलाकाएँ हमने बताया था रॉड्स जो होती हैं। रॉड्स क्या होती हैं, तथा केवल कुछ ही शंकु होते हैं। शंकु मतलब कलर्स वाले। शंकु क्या देखते हैं, कलर्स देखते हैं। शलाकाएँ क्या देखते हैं, प्रकाश, मंद प्रकाश को देखते हैं। इसके विपरीत दिन के पक्षियों के नेत्रों में शंकु अधिक तथा शलाकाएँ कम होती है। इसको नोट कर लेना। पहले तो एक चीज़ इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखो, जो दिन वाले पक्षी जो दिन में देखते हैं, देखो यहाँ पे लिखा है ना। इसके साथ साथ इसके रेटिना में बड़ी संख्या में शलाकाएँ होती है तथा केवल कुछ ही शंकु होते हैं। इसके विपरीत देखो, जो दिन में पक्षी देखते हैं, पक्षियों के नेत्रों में शंकु अधिक होते हैं तथा शलाकाएँ कम होती हैं। ठीक है, जो रात्रि वाले पक्षी होते हैं उनमें क्या होते हैं, आपके शंकु अधिक होते हैं। इसके विपरीत देखो, दिन के जो पक्षी होते हैं उनके नेत्रों में शंकु अधिक होते हैं तथा शलाकाएँ कम होती हैं। और जो रात्रि वाले पक्षी होते हैं जैसे उल्लू होता है, उल्लू में शलाकाएँ अधिक होती हैं क्योंकि वो रात में भी देख सकता है। कलर्स तो ज़्यादा नहीं देख पाता क्योंकि उसमें शंकु कम होते हैं। शंकु कौन से होते हैं, देखो आप ऐसे याद कर लो, कौन से कलर देखते हैं। ठीक है, सी से कलर, जो कौन अधिक होंगे यानी कि शंकु अधिक होंगे तो कलर्स ज़्यादा दिखेंगे। सूर्य तथा किसी शक्तिशाली स्रोत को कभी भी सीधी मत देखना, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है, ये बचाव के ऊपर। और उसके बाद भी देखिए यहाँ पे विटामिन के बारे में बताया गया है कि हमारे आहार में विटामिन ए युक्त अवयवों को सम्मिलित करना चाहिए। जैसे कच्ची गाजर हो गई, ठीक, गाजर हो गया,
और फूल गोभी हो गया, हरी सब्जियां हो गई जैसे पालक तथा कॉड लिवर तेल में विटामिन ए की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। अंडे, दूध, दही, पनीर, मक्खन एवं फल जैसे आम तथा पपीता भी विटामिन ए भरपूर होता है। इनसे हमारे, जैसे आप जानते हो, विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रक्तवृद्धि हो जाता है। ठीक है, चलो देखते हैं। चाक्षुष विकृति वाले व्यक्ति पढ़ लिख सकते हैं। देखो, जिन व्यक्तियों को देखने में समस्या होती है वो व्यक्ति भी लिख पढ़ सकते हैं। किस प्रकार से लिख पढ़ सकते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखो, चाक्षुष विकृति वाले व्यक्तियों के लिए अप्रकाशिक साधन तथा प्रकाशिक साधन कौन कौन से हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, जो चाक्षुष विकृत वाले होते हैं, यानी कि जो व्यक्ति नहीं देख पाते हैं, जिनकी आंखों में कोई प्रॉब्लम होती है, नहीं देख पाते, उनको पढ़ने लिखने के लिए कई सारी जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध कराई गई हैं। जैसे आपने देखा होगा कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें लिखी होती है जो ऐसी होती है जिनको हाथों से छू करके, अक्षर ऐसे कुछ लिखे होते हैं जिनको हाथों से छू करके हम समझ सकते हैं। तो यही कहा गया है कि इनके लिए स्पर्श की ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करके, इनको श्रवण साधन ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करके तथा इलेक्ट्रॉनिक साधन सम्मिलित होते हैं। कई सारी चीज़ें इनको चाहे वो हाथों से छू करके हो या सुन करके हो, इस तरीके से इनको सिखाया जाता है। देखिए, चाक्षुष साधन शब्दों का आवर्धित कर सकते हैं, उचित तीव्रता का प्रकाश प्रदान करते हैं तथा सामग्री को उचित दूरी पर जुटा सकते हैं। स्पर्श साधन जिसमें ब्रेल, लेखन पार्टी तथा सलाका सम्मिलित होते हैं। जैसे अब क्या करते हैं, जैसे मान लो कोई व्यक्ति देख नहीं सकता है तो उसके लिए श्रवण कैसेट, टेप रिकॉर्डर, बोलने की पुस्तकें, कई सारी चीज़ें होती है जिनसे वो क्या कर सकते हैं, उसको मतलब समझ सकते हैं। ठीक है, सुन करके समझ सकते हैं। और उनके लिए कैलकुलेटर और कंप्यूटर भी डेवलप किए गए हैं। आजकल जो सीडी होते हैं तथा कंप्यूटर में भी वॉइस असिस्टेंट आता है जिनकी मदद से वो सुन सकते हैं, देख नहीं सकते बल्कि सुन तो सकते ही हैं। ठीक है, देखिए, प्रकाशिक साधनों में द्विफोकल लेंस है, संस्पर्श लेंस है, रंजित लेंस है, आवर्धक और दूरबीन साधन सम्मिलित होते हैं। जबकि लेंसों के संयोजन चाक्षुष सीमा बंधन के संशोधन के लिए उपयोग किए जाते हैं। दूरबीन साधन चाक बोर्ड तथा कक्षा प्रदर्शनों को देखने के लिए उपलब्ध होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ब्रेल लिपि के बारे में हम पढ़ लेते हैं, क्या है ब्रेल पद्धति, क्या होती है। तो देखिए, चाक्षुष विकृति यानी कि जो व्यक्ति देख नहीं सकते हैं के लिए सर्वाधिक लोकप्रिय जो साधन होता है वो क्या है, ब्रेल लिपि होती है। देखिए, लुई ब्रेल जो स्वयं एक ऐसे व्यक्ति जो ब्लाइंड थे, ठीक है, जो देख नहीं सकते थे, ने चाक्षुष विकृत व्यक्ति के लिए एक पद्धति विकसित की थी जो 1821 में की थी। वर्तमान पद्धति 1932 में अपनाई गई। सामान्य भाषाओं, गणित तथा वैज्ञानिक विचारों के लिए ब्रेल कोड है, ब्रेल पद्धति का उपयोग करते हैं। किस प्रकार से काम करता है ब्रेल पद्धति, यहाँ पे देखिए। ब्रेल पद्धति में क्या होता है, 63 बिंदुकित पैटर्न अथवा छाप होते हैं। प्रत्येक छाप एक अक्षरों के समुच्चय और सामान्य शब्द अथवा व्याकरणिक चिन्ह को दर्शाते हैं। बिंदुओं को ऊर्ध्वाधर पंक्तियों के 2 कक्षों में व्यवस्थित किया जाता है। यहाँ पे आप देखोगे एक स्तंभ ये है और एक स्तंभ ये है, 2 स्तंभ बनाए जाते हैं। ठीक है, और प्रत्येक में कितने बिंदु होते हैं, 3 बिंदु होते हैं। इस तरीके से सी लिखा जाता है, इस तरीके से ए लिखा जाता है और ये टी, तो ये क्या बन गया, CAT यानी कि कैट बन गया। ठीक है, कॉमा को इस तरीके से लिखते हैं, एंड को इस तरीके से लिखते हैं, यहाँ पे ये दिखाया गया है। अब देखिए, इस पैटर्न को जब ब्रेल शीट पर उभारा जाता है तो ये चाक्षुष विकृत व्यक्तियों को छू कर शब्दों को पहचान, मतलब इनमें क्या होता है ना, ये थोड़ा सा उभरे हुए होते हैं जहाँ पे लिखे जाते हैं। जैसे अपने रेलवे वगैरह में देखा होगा, इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, आइए चलते हैं। चाक्षुष विकृत व्यक्ति ब्रेल पद्धति को अक्षरों से सीखना प्रारंभ करता है, धीरे धीरे वो सीख जाता है। अब ऐसा नहीं है जो व्यक्ति देख नहीं सकता वो कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि इसके उदाहरण हैं, यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए हैं। जैसे रविंद्र जैन एक कलाकार हैं, गायक हैं, आप जानते होंगे। इलाहाबाद से अपने संगीत को इन्होंने प्रारंभ किया था और अच्छे कलाकार बने। लाल कृष्ण आडवाणी जो है, श्री लाल आडवाणी जो है, वो भी क्या है, चाक्षुष विकृत व्यक्ति हैं। ठीक है, उन्होंने विकलांगों के लिए भारत में विशिष्ट शिक्षा के लिए एक संस्था की स्थापना की थी और उन्होंने यूनेस्को में ब्रेल समस्याओं पर भारत का प्रतिनिधित्व भी किया था। उसके बाद अमेरिका की एक लेखिका हैं, प्राध्यापिका हैं, जिनका नाम है हेलन किलर। ठीक है, ये भी क्या थी, एक चाक्षुष विकृत महिला थी और इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है स्टोरी ऑफ माई लाइफ। बस यहाँ पे यही इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ क्वेश्चन है उनको भी हम देख लेते हैं। ठीक, जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको हम देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, पूछे जाएंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। एक समतल दर्पण के सामने 1 मीटर दूरी पर एक व्यक्ति खड़ा है तो प्रतिबिंब से एक व्यक्ति अपने प्रतिबिंब से कितनी मीटर दूरी पर होगा। देखो, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो ये है आपका, यहाँ पे बनाते हैं, मान लो ये है आपका समतल दर्पण। ठीक है, ये समतल दर्पण है और यहाँ से 1 मीटर दूरी पर एक व्यक्ति खड़ा है, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा ना, वो दर्पण में 1 मीटर दूरी पर ही बनेगा। तो टोटल दूरी कितनी होगी, व्यक्ति की प्रतिबिंब से दूरी कितनी हो जाएगी, 2 मीटर। कितनी हो जाएगी, 2 मीटर हो जाएगी। किसी समतल दर्पण के सामने खड़े होकर अपने दाएं हाथ से
अपने डॉट डॉट कान को छुएं तो दर्पण में ऐसा लगेगा कि आप दायां कान बाएं हाथ से छू रहे हैं। किसका कहने का मतलब है, मैंने आपको बताया था समतल दर्पण से प्रतिबिंब बनता है तो दाएं का बायां हो जाता है, बाएं से दायां हो जाता है। इसका कहने का मतलब ये है, अगर दाएं हाथ से अपने दाएं कान को छुएं, बाएं कान को छुएं तो ऐसा लगेगा कि आप दाएं कान को बाएं हाथ से छू रहे हैं। देखो यहाँ पे अगला क्वेश्चन हमारा सी वाला है कि जब आप मंद प्रकाश में देखते हैं तो आपकी पुतली का साइज़ क्या होता है। देखो मैंने आपको बताया था जब आप कम प्रकाश में रहोगे तो पुतली का साइज़ क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, पुतली का साइज़ बड़ा हो जाता है। और आप अधिक प्रकाश में जाओगे तो पुतली का साइज़ छोटा हो जाता है। पक्षी रात्रि पक्षियों के नेत्रों में शलाकाओं की संख्या की अपेक्षा शंकुओं की संख्या क्या होती है, कम होती है। तो क्योंकि देखो मैं आपको बताता हूँ, शंकु क्या करते हैं, कलर्स को देखते हैं और रात में कलर्स को देखने का कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए जो रात्रि वाले पक्षी होते हैं ना, उनमें शलाकाएँ रॉड्स ज़्यादा होती हैं, क्योंकि उनको मंद प्रकाश में मंद प्रकाश जब होता है तो उनको देखने में सहायता मिलती है शलाकाओं से। शंकु क्या करते हैं, कलर्स को देखते हैं। सी फॉर कौन, कौन माने शंकु, सी फॉर कलर। ये क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन उनको देख लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है सदैव। ये परावर्तन का नियम है, याद रखना। समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है समतल द्वारा देखो मैंने आपको बताया था समतल दर्पण से जब भी प्रतिबिंब बनेगा तो वो कैसा होता है, हमेशा आभासी। पहली बात तो आभासी तो सब में है, आभासी आभासी, वास्तविक तो बनता नहीं है, ठीक है। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनेगा। अब दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, सही है। बिंब के साइज के बराबर बनेगा, ये भी सही है, आवर्धित नहीं होता है। समतल दर्पण प्रतिबिंब हमेशा गए, ठीक। तो वो किनका है, किसका,